हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं राघव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेलवे आरपीएफ का जो एक तरह से सेट पेपर चल रहा था उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, जीएस का पेपर चल रहा था, सेट पेपर चल रहा था, इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से हमको क्वेश्चन करने हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो क्वेश्चन देख लीजिए। 1 से लेकर 75 तक हमने 3 वीडियो में क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो उनको आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस तरह से आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है भाई, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है लिखा है सात वाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है। तो 7 वाहन जो ये तांबा और चांदी का जो मिश्रण था ये कहे में प्रयोग करते थे, ये सिक्कों में प्रयोग करते थे। ठीक है, ये सिक्के बनाया करते थे इसके। अब ये किस अन्य धातुओं के सिक्के बनाते थे तो हम लोग इसको भी देखते हैं, सब कुछ एक तरह से विस्तार से देखेंगे। ये जो बनाया करते थे सिक्के, तुम्हारे कांसे के भी सिक्के बनाते थे, कांसे के बनाया करते थे सिक्के, तांबे के सिक्के बनाते थे। ठीक है, तांबे के साथ साथ चांदी के भी सिक्के बनाते थे। ठीक है ना, चांदी के सिक्के बनाते थे, कांसे के सिक्के बनाते थे, तांबे के सिक्के बनाते थे। और इसके बाद तुम्हारा चांदी हो गया, तांबा हो गया, कांसा हो गया, इसके बाद ये पोटीन के भी सिक्के बनाते थे। पोटीन कहाँ से बनाते थे, तांबे और चांदी को मिलाकर ये पोटीन से सिक्के बनाया करते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या लिखा है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण कराया था। तो देखो भाई, अशोक की अगर बात करते हैं तो इसने धम्म के जो प्रचार के लिए जो निर्माण कराया था वो था धम्म महामात्र। ठीक है, धम्म महामात्र का इसने निर्माण कराया था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 लिखा है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो जो कौटिल्य का भाई जो अर्थशास्त्र था वो मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। इसने क्या किया था भाई, मौर्य वंश की राजनीति अर्थशास्त्र, एक पुस्तक थी इनकी कौटिल्य की, उसमें जो मौर्य वंश की जो राजनीति थी, राजनीति के बारे में बताया था, वहां की व्यवस्था के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, व्यवस्था और राजनीति के बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में बताया था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 79, अशोक के शासन काल के की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था भाई, कल ही हमने कल वाले वीडियो में बताया था, 261 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है भाई, कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 ईसा पूर्व हुआ था। आधुनिक युग में किस पर विजय की थी, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो ये जगह का पूछ रहा है किस जगह पर हुआ था, तो सबको पता है भाई उड़ीसा में हुआ था। कहां पर हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो आपको एक बात बता दें भाई, आपको आरआरबी का पेपर देना हो चाहे आरपीएफ का पेपर देना हो, मतलब रेलवे का कोई भी आपको एग्जाम देना हो, आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी टॉपिक वाइज हम हिस्ट्री करा रहे हैं, हिस्ट्री आपकी पूरी हो जाएगी, हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी उठाएंगे, जियोग्राफी के बाद पॉलिटी उठाएंगे, पॉलिटी के बाद आपकी साइंस उठाएंगे, यानी कि पूरी जीएस एक तरफ से कंप्लीट करा देंगे। कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, बढ़िया अच्छे से सब कुछ हम निपटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, 80 लिखा है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। देखो हुआ होता क्या था भाई, अपने शासक के जो शासक हुआ करते थे उनके चित्र वाले सिक्के जारी करते थे। तो किसने किए थे भाई, सातवाहन वंश ने किए थे। अगर हम बात करते हैं सातवाहन वंश की, सातवाहन इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी क्या थी भाई, तो राजधानी थी प्रतिष्ठान। इनकी राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान इनकी राजधानी थी। अगर इनकी बात करें स्थापना इसकी किसने की, संस्थापक कौन था, सातवाहन वंश का संस्थापक, संस्थापक कौन था, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक। कल बताया, परसों बताया था हमने शायद, हाँ सिमुक, सिमुक इसका सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है भाई, और इनकी राजभाषा क्या थी, सातवाहन वंश की राजभाषा, राजभाषा भी पूछ लेता है क्योंकि इस टाइप के डीपली क्वेश्चन आते हैं इस समय। सातवाहन वंश की राजभाषा क्या थी भाई, तो राजभाषा इनकी क्या थी, प्राकृत इनकी राजभाषा थी, प्राकृत इनकी क्या थी भाई, भाषा थी। तो ये भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। ठीक है,
और बात करते हैं इन्होंने कहाँ पर राज किया था, तो अगर हम बात करते हैं इनके राज्य की, ये देखो ये इंडिया बना हुआ, इन्होंने इस साइड यानी कि दक्षिण के साइड इन्होंने राज किया था। कहाँ पर राज किया था भाई? दक्षिण भारत में इन्होंने राज किया था सातवाहन वंश ने। अगला क्वेश्चन नंबर लिखा है 81 नंबर, लिखा है उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीज गणित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखो अगर बीज गणित की बात करें, गणित की ही बात करें, तो भारत में जो गणित के गणितज्ञ रहे हैं वो थे आर्यभट्ट, ठीक है ना। तो आर्यभट्ट ने इन्होंने क्या कहते हैं गणित के क्षेत्र में महान योगदान दिया था। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था 476 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पाटिलपुत्र में हुआ था। पाटिलपुत्र में इनका जन्म हुआ था, ठीक है भाई। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी चाहिए। वो वर्तमान में पाटिलपुत्र को क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। इनकी जो पुस्तक थी वो पुस्तक महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पता होगा। इनकी पुस्तक कौन कौन सी थी? एक थी तुम्हारी आर्यभट्टीय पुस्तक थी एक इनकी, और दूसरी इनकी पुस्तक क्या थी? एक तो आर्यभट्टी थी और दूसरी कौन थी? आर्यभट्ट का सिद्धांत, आर्यभट्ट सिद्धांत, आर्यभट्ट का सिद्धांत नहीं, आर्यभट्ट सिद्धांत। इनके दूसरी पुस्तक थी आर्यभट्ट सिद्धांत। तो ये दो इनकी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखो क्या लिखा है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? जो तुम्हारी इनकी जो एक तरह से इनकी जो प्रतिमा थी, ये जो नटराज की जो प्रतिमा थी भगवान शिव की नाचते हुए प्रतिमा थी। किसकी थी? भगवान शिव की। भगवान शिव की जो थी नाचते हुए प्रतिमा थी। भगवान शिव की प्रतिमा थी, नाचते हुए प्रतिमा थी। और कहाँ पर ये स्थित है भाई? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में ये स्थित है। और तमिलनाडु किस राज्य में स्थित है? कभी कभी राज्य पूछ देता है। चिदम्बरम में आप याद कर सकते हो, चिदम्बरम में ये स्थित है, ठीक है। चिदम्बरम में ये स्थित है। अगर हम बात करते हैं उस टाइम के ये किस मतलब साम्राज्य से स्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर बी चोल साम्राज्य से स्थित। जो चोल साम्राज्य के लोग थे इन्होंने इस प्रतिमा को बनवाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? अब देखो तमिल का महाकाव्य एक ही है। कौन कौन सा है भाई? स्लिप पदिकारम यही है तुम्हारा तमिल का एक ही मात्र है ये, ठीक है। तमिल साहित्य का जो महाकाव्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या लिखा है भाई? क्वेश्चन नंबर लिखा है 84। लिखा है हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया गया था? सबको पता है भाई, पकी हुई ईंटें। क्या मिली थी भाई? पकी हुई ईंटें। पकी हुई ईंटों के घर बने हुए थे कि नहीं थे? पकी हुई जो ईंटें थी उनके घर बने हुए थे हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पकी हुई ईंटें तो नहीं लिखी, चिकनी मिट्टी लिखी, बालुआ पत्थर, ये धूप, ये कुछ नहीं लिखा, ये तप्त ईंटें लिखा, तो यानी कि ये पकी हुई ईंटें ही इसका आंसर है। तप्त ईंटों का मतलब क्या होता है? पकी हुई ईंटें ऑप्शन है। आपको पता है भाई हड़प्पा जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था। हड़प्पा जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था। किसका शहर था भाई? सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था भाई। सभ्यता का एक शहर था, ठीक है भाई। और ये सभ्यता कैसी थी? एक शहरी सभ्यता थी, नगरी सभ्यता थी, यानी कि शहरी सभ्यता थी, ठीक है भाई। कोई दिक्कत? शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगर इस समय प्रेजेंट टाइम में हड़प्पा की अगर बात करते हैं कहाँ पर स्थित है, तो आप पाकिस्तान में पाक में स्थित है इसका। और पाक में कहाँ पर है? पंजाब में। पाक में कहाँ पर है? पंजाब में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर लिखा है 85। निम्नलिखित में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? तो जो देखो औषधि का जो देवता है वो धन्वंतरी थे। औषध के जो देवता थे वो थे धन्वंतरी। इनकी जो पुस्तकें हैं वो महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? रोग निधान, एक इनकी पुस्तक है रोग निधान। बढ़िया से इनकी पुस्तक है, ये याद कर लेना पुस्तक। इनकी जो इंपॉर्टेंट जो चीज इंपॉर्टेंट होती है भाई हम वही बताते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ही बताते हैं, बाकी और कुछ नहीं बताते। दूसरी इनकी पुस्तक थी वैद्य चिंतामणि। इनकी दो पुस्तकें हैं। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अक्सर पेपर में आ चुकी है, 50 बार 100 बार कम से कम पेपर में आई होंगी ये पुस्तकें।
रोग निदान और वैद्य चिंतामणि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, ये आप लोग याद कर सकते हैं। अगर आप कॉपी में लिख रहे हो तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया काहे दुश्मनी निभा रहे हो, चैनल को क्या करो, पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 लिखा है विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वह पहले सामंत था, ठीक है, वह पहले कहाँ का सामंत था, विजयालय जो था वो चोल वंश का संस्थापक था, वह पहले जो था पल्लुओं का सामंत था। कहाँ का किसका सामंत था, पल्लुओं का सामंत था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्र की प्रतिमा, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्र की प्रतिमा पाई गई, कहाँ पर पाई गई भाई, एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पर तुम्हारे रावण द्वारा मतलब एक तरह से कैलाश पर्वत को हिलाते हुए प्रतिमा पाई गई। कहाँ पर स्थित है ये एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इस तरह से देखो, कुछ तरह इस तरह से रावण 10 सिर मतलब एक तरह से 10 हाथ बना के हिला रहा था, ठीक है, 10 सिर भी हैं इसके, हाथ भी काफी थे, तो इस तरह से कैलाश पर्वत को हिलाते हुए वहां पर एलोरा की गुफाओं में दिखाया गया है, ठीक है। अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हाथी गुम्फा शिलालेख किसके द्वारा उत्कीर्ण की कराया गया था, तो जो हाथी गुम्फा शिलालेख था वो किसके द्वारा भाई उत्कीर्ण कराया गया था, तो ये बिम्बिसार के द्वारा, अशोक के द्वारा, या हर्ष के द्वारा, या किसके द्वारा कराया गया था। तो अब बात करते हैं हाथी गुम्फा शिलालेख की। तो ये जो शिलालेख था ये प्राकृत भाषा में था, किस भाषा में था ये था प्राकृत भाषा में था, ठीक है। और ये कराया गया था तुम्हारा किसके द्वारा, खारवेल के द्वारा। और खारवेल कहाँ का शासक था भाई, ये कलिंग का शासक था। खारवेल कौन था, ये कलिंग का शासक था, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है भाई, क्वेश्चन निकल का है 89 होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो होयसल साम्राज्य की राजधानी की अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, होयसल साम्राज्य की राजधानी, तो इसका राइट आंसर होगा द्वार समुद्र। होयसल साम्राज्य की जो राजधानी थी इसका राइट आंसर होगा द्वार समुद्र। अगर हम होयसल साम्राज्य की संस्थापक की बात करें, किसी न किसी ने इसकी तो स्थापना की ही होगी भाई, तो किसने की थी, संस्थापक की बात करते हैं तो ये कौन थे भाई, नृपकाम द्वितीय। नृपकाम द्वितीय इसके कौन से थे भाई, संस्थापक थे, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, ये जो वंश था ये 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक चला था। कब तक चला था भाई, 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी चल रही, काफी लंबे समय तक इसने राज किया था, दक्षिण भारत में राज किया था, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 90 की अगर बात करते हैं हम लोग, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। जो पुलकेशिन द्वितीय था ये तुम्हारा चालुक्य राजवंश का था, किसका था भाई, चालुक्य राजवंश का संस्थापक था। और इसके चालुक्य राजवंश की जो राजधानी थी बदामी थी, इसकी राजधानी क्या थी, बदामी इसकी राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 91, लिखा है कौन सा चोल राजा मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। तो मालदीव के जो द्वीपों पर इसने विजय प्राप्त की थी उसका नाम था भाई राजा राज। राजा राज जो थे उन्होंने मालदीव के जो द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 92, क्वेश्चन नंबर 92 लिखा है कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया था। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था। कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। देखो कांचीपुरम जो राजधानी थी वो थी तुम्हारी पल्लवों की राजधानी थी। हमें ये नहीं पता था सातवीं सातवीं और 8वीं शताब्दी में कौन बहुत शक्तिशाली हुआ था, लेकिन कांचीपुरम राजधानी जब इसने बोला तो हमें तुरंत याद आ गया भाई कांचीपुरम जो राजधानी थी वो पल्लव की राजधानी थी, और हमने इसको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। और ये भी आप याद कर लो, ये भी पेपर में क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा। 2024 में आप रेलवे आरपीएफ का जब एग्जाम दोगे तब आपको देखने को मिलेगा कि पल्लव का अंतिम शासक कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम शासक पल्लवों का अंतिम शासक कौन था। तो भैया जिसको क्या कहते हैं, जो पराजित ना हो, क्या होता है भाई, अपराजित, क्या उसको बोलते हैं, अपराजित वर्मन, अपराजित वर्मन। पल्लवों का जो अंतिम शासक कौन था, अपराजित वर्मन,
ठीक है, ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2024 के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 लिखा है, 93 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, किस वंश ने मदुरई के आसपास क्षेत्र पर शासन किया था, 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की थी। ठीक है, तो अगर बात करते हैं मदुरई के आसपास, तो तुम्हारा मदुरई के आसपास तो पांड्य वंश ने शासन किया था। ठीक है, किसने शासक किया था, पांड्य वंश शासक किया था। और मदुरई कहाँ पर पड़ता है भाई, मदुरई जो है आज का मदुरई, पहले का मदुरई था, आज मदुरई कहाँ पर पड़ता है भाई, तो ये पड़ता है भाई तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है भाई, तमिलनाडु में मदुरई पड़ता है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, तुम्हारा पांडव इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मदुरई कहाँ पर पड़ता है, पांडव, इसका जो 13वीं शताब्दी में सर्वोच्च शासन किया था वो पांडव ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन के पहले आपको बता दें, अगर आपने भाई रीजनिंग का, आरपीएफ का सीरीज चैप्टर का, यानी कि रीजनिंग जिस प्रकार हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं भाई, सेम कैटेगरी पर आपको रीजनिंग का भी सेट पेपर मिल रहा है। ठीक है, तो आपने अगर रीजनिंग का सेट पेपर नहीं लिया है तो भैया अभी भी आप गलती कर रहे हो, प्ले लिस्ट पर जाओ। कहाँ पर जाओ भाई, प्ले लिस्ट पर जाओ, आराम से रीजनिंग भी पूरी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी रीजनिंग पढ़ो एक तरफ से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है भाई, 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर लिखा है, किस वर्ग हाई डेस्पेस की लड़ाई। अब ये लिखा है हाई डेस्पेस, हाई डेस्पेस, यार ये तो कुछ समझ में नहीं आया। आपको बताया भाई झेलम का युद्ध, अभी समझ में आ गया ना, झेलम का युद्ध, हाँ अब यार समझ में आ गया, झेलम का युद्ध। तो देखो जो झेलम का युद्ध हुआ था, किसके बीच में हुआ था, तो सबको सबसे बड़ी बात झेलम का युद्ध, अभी झेलम का युद्ध तो याद आ गया ना, ये हुआ था भाई पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, पोरस और सिकंदर के बीच में झेलम का युद्ध हुआ था, सिकंदर। ठीक है, और कब हुआ था भाई, तो आपको पता है भाई 326 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, अब ये हाई डिस्पेस, हाई डिस्पेस यार बड़ा कठिन शब्द है, नहीं आ रहा है ना, याद आ गया झेलम का युद्ध। ठीक है, तो इसको झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो लिखा है 95, लिखा है दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था। तो जो दक्षिण जो भारतीय मंदिर थे, इनका जो इनके प्रवेश द्वार का जो निर्माण कराया था, वो कराया था पल्लव शासक ने। ठीक, किसने कराया था भाई, पल्लव शासक ने दक्षिण भारतीय जो मंदिरों के प्रवेश द्वार का जो निर्माण करवाया था, इन्होंने ही करा, सर्वप्रथम इन्होंने ही करवाया था कुल मिला के। और इनको अगर बात करते हैं, दक्षिण भारतीय जो मंदिर है, सभी के सभी मंदिर, सभी मंदिर किस शैली पर है, तो द्रविड़ शैली पर है। किस शैली पर है, द्रविड़ शैली पर है। दक्षिण भारतीय मंदिर किस शैली पर है भाई, द्रविड़ शैली पर स्थित है। और इनके प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, गोपुरम कहा जाता है। इनके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। अगले क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर लिखा है 96, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित है। तो सत्यमेव जयते सबको पता है मुंडकोपनिषद में वर्णित है, और मुंडकोपनिषद में वर्णित है। और ये क्या भाई, राष्ट्रीय सत्यमेव जयते किस क्या बोला गया, इसको राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहा गया है। इसको क्या बोला गया भाई, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कहा गया, आदर्श वाक्य कहा गया है। इसको क्या बोला गया भाई, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बोला गया है। ठीक है भाई, और कब बोला गया था भाई राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, तो 26 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में जाना गया था। कोई दिक्कत भाई, कोई समस्या, इसका अर्थ क्या होता है, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है, सत्य की जीत। क्या अर्थ होता है भाई, सत्य की जीत। ठीक है, तो इस चीज छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 97, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने करवाया था। तो महाबलीपुरम में जो स्थित है समुद्र तट का जो निर्माण करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है भाई, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था, तो इसको हम लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है ना, आप एक तरह से देख सकते हो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय एक तरह से किस वंश के शासक थे, तो ये पल्लव वंश के शासक थे। ठीक है ना, पल्लव वंश के ये शासक थे। अगर बात करते इन्होंने कितने साल तक, कब से कब तक राज किया, तो 695 ईस्वी से लेकर 720 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत
100% तो हम बिल्कुल सही बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाई चांस कभी कोई होता क्या लिखने में कुछ गलत हो जाए तो आप कमेंट में हमको बता देना, ठीक है भाई, क्योंकि यार हम आदमी हैं, आदमी से ही गलती होती है, ठीक है भाई। तो कभी भी मान लो मतलब होगा नहीं, लेकिन हो सकता है शायद लिखने में कोई गलती हो जाए, तो आप बता देना कमेंट में, ठीक है। अगर बात करते हैं महाबली जो पूरम है कि जो मंदिर थे कैलाश मंदिर के, एक तरह से जो कैलाश जो मंदिर है, कैलाशनाथ का जो मंदिर है, उसी की तरह उसी शैली पर ये महाबलीपुरम के मंदिर बने हुए हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। वास्तुकला में पंचायत पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? देखो पंचायत जो शैली थी वो मंदिर से संबंधित थी। इसमें क्या होते थे भाई, 5 मंदिर बनाए जाते थे। देखो अभी हमने चित्र भी बनाया था इस टाइप का, ये देखो पंचायत शैली में देखो 5 टाइप के मंदिर होते थे। देखो इसमें क्या होता था, देखो एक कलसा होता था, ठीक है, ये एक मंदिर की जो पंचायत शैली जो कलसा है ये, ठीक है ना। ये क्या लिखा है भाई, शिखरा लिखा है, ये लिखा है अम्बकाला लिखा है। इस तरह से ये 5 टाइप के इसमें सिस्टम, ये इस टाइप का ये मंदिर बनाया जाता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखा है 99, मतलब 99 नंबर क्वेश्चन लिखा है, दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने कराया था? भाई इसका आंसर तो आपको कमेंट में देना ही पड़ेगा। इसका आंसर काहे में दोगे, आप कमेंट में दोगे, ठीक है ना। और वीडियो को अभी भी किसी ने लाइक नहीं किया है तो भैया लाइक कर लो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे, यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो यार। 200 सब्सक्राइबर कम से कम एक एक वीडियो में 200 300 सब्सक्राइबर तो बढ़ने ही चाहिए। अगर आप 500 लोग भी देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो भाई गलत बात है ना, है? तो फिर हमारे बनाने का मतलब, आप हमारे बनाने में हम वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत करके और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर मजा नहीं आता है, ठीक है। 2-250-300 सब्सक्राइबर एक वीडियो में आप लोग करने चाहिए, ठीक है। 2-250-300 लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए कम से कम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजा ने गैंगगोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, गैंगगोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण जो कराया था राजेंद्र चोल प्रथम ने करवाया था, ठीक है ना। राजेंद्र चोल प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है भाई। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। अब आपको हम कल 7 बजे मिलेंगे, टाइम थोड़ा सा याद रखा करो भाई, 7 बजे टाइम याद रखो, ठीक है भाई। 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास होगी, 7 बजे आपकी जीएस की क्लास होगी। अभी तो 2 ही क्लासेस चल रही हैं, कोशिश करेंगे मैथ की भी क्लास लगवाएं भाई, ठीक है। तो 8 बजे आपकी रीजनिंग होगी, 7 बजे आपकी जीएस होगी। इन दोनों क्लासों को धैर्य के साथ देखें, आरपीएफ का पेपर आपका 100% निकल जाएगा। आरपीएफ का पेपर 100% निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में हम लोग।